हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो हम बात कर रहे थे कछवा राजवंश की या आमेर के इतिहास को हमने कल शुरू किया था, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, जो कछवा राजवंश है, कछवा शब्द ये बना कैसे? तो श्री राम का एक पुत्र था जिसका नाम था कुश। कुश के वंशज क्या कहलाए बेटा? कुश के वंशज ही कछवा कहलाए। कुश के वंशज क्या कहलाए? कछवा कहलाए। अब आमेर से एक हमारे को लेख प्राप्त हुआ है, कब का? 1612 ईस्वी का जो हमारे को एक आमेर से एक लेख प्राप्त हुआ है जिसमें कछवाओं को रघुकुल तिलक कहा गया है। क्या कहा गया है? जो कछवा वंश था, कछवा वंश के शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया है। जबकि जो मेवाड़ के शासक है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है बेटा हिंदुआ सूरज। जो मेवाड़ के शासक है उनको हिंदुआ सूरज कहा जाता है। जबकि जो कछवा वंश के शासक है उनको जो 1612 ईस्वी का आमेर का एक लेख प्राप्त हुआ है उसमें रघुकुल तिलक कहा गया है। इसके बाद में हमने बात की थी कि जो कछवा वंश का आदर्श वाक्य है वो है यतो धर्मस्ते जेते। ठीक है। इसके बाद में हमने बात की थी कि नरु ने 826 ईस्वी में नरवर की स्थापना की। नरु के बाद में शासक बनता है ढोला। ढोला का जो संबंध था और राजस्थान के जैसलमेर से था और जैसलमेर की राजकुमारी मारू के साथ में ढोला का विवाह हुआ था। ढोला का जब विवाह हुआ उस समय ढोला की आयु 3 वर्ष थी और मारू की जो आयु थी वो बेटा 1.5 वर्ष थी। क्या थी? 1.5 वर्ष। इसके बाद में नरवर का शासक बनता है बेटा आपके तेजकर्ण या दूल्हे राय। कौन बनता है? तेजकर्ण या दूल्हे राय ने 1137 ईस्वी में दौसा के बड़गुजर चौहानों को बड़गुजरों को हराता है और इसका जो विवाह हुआ था वो दौसा के चौहानों के हुआ था। किसके हुआ था? दौसा के चौहानों के जो आपके तेजकर्ण या दूल्हे राय का विवाह हुआ था। अब दौसा को इसने 1137 ईस्वी में जीतता है, यानी कि बड़गुजरों को हराकर दौसा को जीत लेता है और दौसा को पहली राजधानी बनाता है। इसके बाद में हमने बात की थी कि कछवा वंश का संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष कौन था? तेजकर्ण या दूल्हे राय था। ठीक है। इसके बाद में उसने दौसा के बाद में मांझी के मीणाओं को पराजित करता है और मांझी का नाम परिवर्तन कर रामगढ़ रखता है। रामगढ़ का वर्तमान नाम जमवा रामगढ़ है और रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। अब रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में सर्वाधिक गुलाब की खेती होने के कारण, यानी कि ढूंढाड़ में सर्वाधिक गुलाब की खेती कहां पर होती है? जमुआ रामगढ़ में। इस कारण इसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। इसके बाद में बुड़वाई माता का आशीर्वाद पाकर मीणाओं को ये पराजित करता है और यहाँ पर बुड़वाई माता या जमुआई माता का मंदिर का निर्माण करता है। कहां पर? जमुआ रामगढ़ में ही जमुआई माता का निर्माण करता है जो बाणगंगा नदी के तट पर बनी हुई है, रामगढ़ बांध के किनारे। इसके बाद में हमने बात की थी कि जो इसके बाद में शासक बनता है बेटा, मुख्य जो शासक बनता है वो बनता है आपके कोकिल देव। कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर को राजधानी बनाई और आमेर राजधानी रहती है। जयपुर की स्थापना 1727 में हुई थी उस समय तक, यानी कि 520 साल राजधानी कौन रही? कछवा वंश की जो राजधानी रही 520 साल वो बेटा आपके आमेर रही थी। इसके बाद में हमने कई शासकों के बारे में जाना था और सबसे अंत में हमने छोड़ा था रतन सिंह पर लाकर छोड़ा था। इसके बाद में आज का जो हमारा बिंदु है वो रहेगा भारमल या बिहारी मल। आज का हमारा शासक कौन सा है? भारमल या बेटा बिहारी मल। जो भारमल या बिहारी मल था वो किसके बाद में शासक बनता है? रतन सिंह के बाद में शासक कौन बनता है? भारमल या बिहारी मल शासक बनता है। इसके समय की हम बात करें, क्योंकि वास्तव में जो कछवा राजवंश का जो इतिहास शुरू होता है वो भारमल या बिहारी मल से ही शुरू होता है। इसका जो समय था वो था आपके 1547 ईस्वी में इसका समय शुरू होता है, यानी कि 1547 में यह शासक बनता है और 1573 तक यह व्यक्ति क्या रहता है? शासक रहता है। अब देखो भारमल की आगे हम बात करें तो भारमल के पास एक उपाधि थी बेटा। क्या थी? एक उपाधि थी जिसको किसने दिया था? अकबर ने दिया था। जो भारमल है इसके समकालीन दिल्ली का शासक कौन है? अकबर है। अकबर ने इसे एक उपाधि दी थी अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा यह उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। इसके बाद में देखो हम बात करते हैं 1556 ईस्वी में भारमल किससे मिलता है? अकबर से मिलता है। किससे मिलता है बेटा? अकबर से। अकबर से
मिलता है। सबसे पहले भारमल 1556 ईस्वी में मजनू खां, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मजनू खां के सहयोग से पहली बार भारमल या जो बिहारीमल व्यक्ति था, आमेर का शासक या कछुआ वंश का जो शासक भारमल या बिहारीमल है, वो पहली बार 1556 ईस्वी में अकबर से मिलता है। और किसके सहयोग से? तो मजनू खां के सहयोग से अकबर से मिलता है। इसके बाद में हम बात करें 1562 ईस्वी की। 1562 ईस्वी की ऐसी बात है कि 1562 ईस्वी में अकबर ने आपके राजस्थान में दिल्ली का शासक कौन है बेटा? अकबर। उस समय दिल्ली का शासक है आपके अकबर। अकबर 1562 ईस्वी में अजमेर में क्या करने जाता है? पैदल जियारत करने के लिए अकबर कहां पर जाता है? अजमेर जाता है। अब देखो, अकबर 1562 ईस्वी में कहां जाता है बेटा? दिल्ली से जियारत करने के लिए, पैदल जियारत करने के लिए 1562 ईस्वी में अकबर जाता है अजमेर। जब ये अजमेर जा रहा था उसी समय 1562 ईस्वी में भारमल या बिहारीमल ने दूसरी बार दौसा के रूप सिंह बैरागी के सहयोग से या चगताई खां के सहयोग, कई किताबें रूप सिंह बैरागी लिखती है कि दौसा का जो जागीरदार था रूप सिंह बैरागी या फिर चगताई खां के सहयोग से सांगानेर में किससे मिलता है? अकबर से मिलता है। किसके सहयोग से? तो इस समय जो सहयोग किया था इसका, वो किया था दौसा के जागीरदार, उस समय कौन था? रूप सिंह बैरागी। कौन था? रूप सिंह बैरागी या चगताई खां। रूप सिंह बैरागी या चगताई खान के सहयोग से 1562 ईस्वी में जो आपके भारमल है वो दूसरी बार अकबर से मिलता है और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा? अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। कब? जनवरी 1562 ईस्वी में। कब कर लेता है? जनवरी 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कौन कर लेता है? जो आमेर का उस समय शासक था भारमल। भारमल पहला व्यक्ति है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? भारमल है। पहला वंश कौन है? कछुआ वंश है। और पहली रियासत कौन है बेटा? आमेर है। पहला शासक की हम बात करें तो वो है आपके भारमल। प्रथम रियासत की हम बात करें तो है बेटा आमेर। इसके बाद में हम बात करें वंश की, हम बात करें तो वो है कछुआ। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला शासक कौन है? भारमल है। पहला वंश कौन सा है? कछुआ वंश है। और पहली रियासत कौन सी है? आमेर है। देखो हम आगे बात करें, कुछ पहले की बात करते हैं कि राजस्थान में कई रियासतें ऐसी थी जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? भारमल। प्रथम वंश कौन सा है? वो है कछुआ। रियासत वो है बेटा आमेर। कौन है? आमेर है। अब देखो हम बात करते हैं कि मुगलों की सबसे पहले अधीनता स्वीकार कर ली किसने? भारमल या बिहारीमल ने। अब हम राजस्थान की अन्य बातें करें कि राजस्थान में मुगलों की अधीनता किसने स्वीकार की? तो बीकानेर का शासक कल्याणमल, बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो था बेटा आपके कल्याणमल। इसके बाद में हम बात करें जोधपुर की, कि जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी तो बेटा वो था मोटा राजा उदय सिंह। कौन था?
मोटा राजा उदय सिंह। जैसलमेर का प्रथम व्यक्ति या जैसलमेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी बेटा वो था आपके हर्राय भाटी। हर्राय भाटी ने जैसलमेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। इसके बाद में हम बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ का प्रथम व्यक्ति जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो था महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह। अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद में हम बात करें बेटा कोटा का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो था बेटा सुरजनहाड़ा। कौन था? सुरजनहाड़ा। तो ये राजस्थान के कुछ शासक हैं जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। सबसे पहले भारमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी कब? 1562 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद में बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी तो वो था आपके कल्याण। जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी तो वो बेटा आपके था मोटा राजा उदय सिंह। इसके बाद में जैसलमेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो था बेटा आपके हर्राय भाटी। मेवाड़ का प्रथम शासक अमर सिंह था। इसके बाद में कोटा का था बेटा आपके सुरजनहाड़ा। ये बेटा कुछ फैक्ट है, इनको आप याद कर लेना। इसके बाद में हम आगे बात करें भारमल की, आगे बात करें तो भारमल की एक पुत्री थी जिसका नाम था जोधाबाई। क्या नाम था? जोधाबाई। भारमल की एक पुत्री थी जिसका नाम था जोधाबाई, इसी का नाम था हरकाबाई। और इसे ही कहा जाता है बेटा मरियम उजमानी। क्या कहते हैं? मरियम उजमानी। भारमल की एक पुत्री थी जिसका नाम था जोधाबाई, हरकाबाई या मरियम उजमानी। क्या नाम था? मरियम उजमानी। भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 ईस्वी को किसके साथ करता है बेटा? अकबर के साथ। 6 फरवरी 1562 ईस्वी को 6 फरवरी 1562 ईस्वी को भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई या जोधाबाई का जो विवाह किया था वो किसके साथ कर दिया? अकबर के साथ किया। और इनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम था सलीम या जहांगीर। इनकी पुत्री के जो पुत्र हुआ उसका नाम था सलीम या जहांगीर। इसके बाद में हम बात करें बेटा कि अकबर और जोधा का विवाह संपन्न हो गया। तो अकबर और जोधा का विवाह हुआ था, हम यहां पर बात कर लेते हैं अकबर व जोधाबाई। अकबर व जोधाबाई के विवाह की हम बात करें तो ये जो विवाह हुआ था बेटा आपके 6 फरवरी 1562 ईस्वी को हुआ था। और अकबर और जोधा की विवाह स्थली क्या रही थी? तो अकबर और जोधा की जो विवाह स्थली थी बेटा वो थी आपके सांभर झील। कहां पर हुआ था? सांभर में हुआ था। अब देखो राजस्थान का प्रथम शासक कौन था? भारमल था, जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। मुगल राजपूत के मध्य प्रथम वैवाहिक संबंध। देखो मुगलों के साथ प्रथम वैवाहिक संबंध करने वाली रियासत आमेर हो जाएगी। प्रथम वंश की बात करें तो कछवा वंश हो जाएगा। प्रथम शासक कौन हो जाएगा बेटा आपके? भारमल। भारमल ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मुगलों की अधीनता सबसे पहले स्वीकार की और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी सबसे पहले राजस्थान में किसी रियासत ने किए थे, तो कछवा वंश ने, आमेर रियासत ने और भारमल के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में देखो आगे हम बात करें, इसके साथ ही हम बात करें तो अंतिम मुगल राजपूत विवाह कब हुआ था? तो अंतिम मुगल राजपूत विवाह कब हुआ था? तो बात करते हैं हम बेटा 1715 ईस्वी में जोधपुर का शासक था। 1715 ईस्वी में जोधपुर का जो शासक था, ठीक है, उसके एक पुत्री थी, उसका नाम था इंद्र
कुंवरी। इंद्र कुंवरी का जो विवाह हुआ था वो मुगल बादशाह फर्रुखसियर के साथ हुआ था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के साथ जोधपुर का शासक कौन था? तो जोधपुर का शासक था बेटा अजीत सिंह। जोधपुर का शासक कौन था? अजीत सिंह। जोधपुर का शासक अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का जो विवाह था 1715 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर के साथ किया था। बेटा ये राजस्थान का अंतिम मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध था, जो 1715 ईस्वी में जोधपुर के शासक अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी के साथ हुआ था। और उस समय मुगल शासक कौन था? फर्रुखसियर था। अब देखो, अब ये जो विवाह हुआ है जोधाबाई हरकाबाई या मरियम उजमानी का विवाह जो अकबर के साथ हुआ है, उसके बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। सबसे पहले हम बात करें तो गोपीनाथ शर्मा इस विवाह की क्या करते हैं बेटा? प्रशंसा करते हैं। गोपीनाथ शर्मा इस विवाह की प्रशंसा करते हैं। जबकि एक इतिहासकार है डॉक्टर जदुनाथ लिखते हैं कि जो जोधाबाई या हरकाबाई थी वो भारमल की पुत्री थी, लेकिन इसका नाम नहीं लिखता है। कौन? तो डॉक्टर जदुनाथ लिखता है कि भारमल की ये जो विवाह हुआ था अकबर के साथ वो किसकी पुत्री थी? भारमल की पुत्री थी, लेकिन इसका नाम नहीं लिखता है। इसके बाद में एक इतिहासकार है BL पनगड़िया, जिन्होंने लिखा है कि जोधाबाई का नाम क्या लिखता है? BL पनगड़िया जो है जोधाबाई का नाम क्या लिखता है? जोधाबाई का नाम लिखता है बेटा हुर्का। क्या लिखता है? हुर्का लिखता है। ये कौन लिखता है? BL पनगड़िया के अनुसार जो जोधाबाई का विवाह हुआ था, जोधाबाई का नाम क्या लिखता है? ये हुर्का लिखता है। अब देखो आगे हम बात करते हैं। आगे हम भारमल से संबंधित जुड़ी हुई एक बात करते हैं, महत्वपूर्ण है, मनसबदारी प्रथा। किसकी बात करेंगे हम? मनसबदारी प्रथा। क्या थी मनसबदारी प्रथा? क्या थी? कब शुरू हुई? किसके समय शुरू हुई? राजस्थान का पहला मनसबदार सभी के बारे में जानते हैं। देखिए शुरू की बात करें कि ये कब शुरू हुई थी, तो ये बेटा 1575 ईस्वी में अकबर के समय शुरू हुई थी, और मुगलों ने इसे मंगोलों से लिया था। किससे लिया था? मुगलों ने इस प्रथा को किससे लिया था बेटा? मंगोलों से लिया था। इसकी शुरुआत की हम बात करें 1575 ईस्वी में अकबर के समय यह शुरू होती है। कब? 1575 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत होती है और अकबर के समय यह शुरू हुई थी। मुगलों ने इसे कहां से लिया है? तो मुगलों ने इस प्रथा को लिया है बेटा मंगोलों से। इस प्रथा को लिया है। अब देखो तो मनसबदारी प्रथा क्या है? ये बेटा एक प्रकार की रैंक है। क्या है? ये 10 से शुरू होती है और 10,000 तक चलती है। निम्नतम कितनी थी? निम्न की हम बात करें तो सबसे कम मनसबदारी जो थी वो थी बेटा 10, और अधिकतम कितनी हुआ करती थी? अधिकतम कितनी थी बेटा? 10,000 थी। लेकिन अकबर के अंतिम समय में ये जो मनसबदारी प्रथा थी वो बढ़कर कितनी हो गई थी बेटा? 12,000 थी। कितनी हो गई थी? अकबर के अंतिम समय में ये जो मनसबदारी की रैंक थी वो 12,000 तक भी पहुंच गई थी। और जो 12,000 की रैंक उस समय किसको दी गई थी? तो अकबर का जो पुत्र था जहांगीर, सलीम या जहांगीर को 12,000 की मनसबदारी दी गई थी। इसके बाद में हम बात करें कि शाहजहां के समय मनसबदारी प्रथा घट गई थी और कितनी हो गई थी? 9,000। ध्यान रखना है, निम्नतम जो मनसबदारी हुआ करती थी वो 10 हुआ करती थी और अधिकतम 10,000 हुआ करती थी। लेकिन जो अकबर के समय मनसबदारी प्रथा थी वो 12,000 तक बढ़कर कितनी हो गई थी? 12,000 हो गई थी। मनसबदारी बढ़कर 12,000 हो गई थी। और अधिकतम जो 12,000 की मनसबदारी दी गई थी वो अकबर के पुत्र जहांगीर को या
जहांगीर को या सलीम को दी गई थी। इसके बाद में एक बार जो है मनसबदारी प्रथा घट भी जाती है, शाहजहां के समय ये 9000 हो गई थी। इसके बाद में हम बात करें कि सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय थे, तो सर्वाधिक जो हिंदू मनसबदार थे वो औरंगजेब के समय थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार कितने थे, 33%। सर्वाधिक जो हिंदू मनसबदार थे बेटा वो औरंगजेब के समय थे और वो 33% थे। और हिंदुओं में भी यदि हम बात करें कि हिंदुओं में सर्वाधिक मनसबदार कौन थे, तो हिंदुओं में सर्वाधिक मनसबदार थे मराठा। एक बार फिर से देख लीजिए, 1575 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा अकबर के समय शुरू होती है। इसके बाद में मुगलों ने यह प्रथा मंगोलों से ली। फिर से देख लीजिए, जो मनसबदारी प्रथा है वो 1575 ईस्वी में शुरू होती है और अकबर के समय शुरू होती है। मुगलों ने यह प्रथा मंगोलों से ली थी। कहां से ली थी, मुगलों ने मनसबदारी प्रथा मंगोलों से ली थी। निम्नतम जो रैंक थी वो 10 हुआ करती थी, अधिकतम 10,000 हुआ करती थी। लेकिन अकबर के समय यह जो रैंक थी वो 12,000 तक हो गई थी। मनसबदारी जो प्रथा थी वो 12,000 तक हो गई थी और अकबर के पुत्र सलीम या जहांगीर को 12,000 की मनसबदारी दी गई थी। इसके बाद में हम बात करें कि ये कभी घटी भी है क्या, तो शाहजहां के समय ये घटकर 9,000 हो गई थी। इसके बाद में हम बात करें कि जो मनसबदारी प्रथा है उसमें सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय थे, तो औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे 33%। इसके बाद में हम बात करें कि हिंदुओं में भी सर्वाधिक मनसबदार कौन थे, तो हिंदुओं में जो सर्वाधिक मनसबदार थे बेटा वो थे आपके मराठा। देखो हम आगे बात करें मनसबदारी की, हम एक और बात करें। अब मैंने पढ़ा था कि राजस्थान का पहला मनसबदार, मैंने एक किताब पढ़ी है उसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान का जो फर्स्ट मनसबदार है, राजस्थान का पहला मनसबदार है वो है बेटा भारमल। कौन था, भारमल। अब देखो भारमल की मृत्यु हो जाती है बेटा 1574 ईस्वी में। कब, भारमल की जो मृत्यु हुई थी वो 1574 ईस्वी में हुई थी, जबकि जो मनसबदारी प्रथा है बेटा वो 1575 में शुरू होती है। अब मैंने एक किताब में पढ़ा था कि राजस्थान का पहला मनसबदार कौन है, वो है बेटा भारमल, उसने ये लिख रखा है। अब किस आधार पर हो सकता है, जब इसकी मृत्यु 1574 में हुई और मनसबदारी प्रथा 1575 में शुरू होती है, एक साल बाद में शुरू होती है, तो राजस्थान का जो पहला मनसबदार होगा वो होगा बेटा आपके राजस्थान का फर्स्ट मनसबदार कौन था, तो राजस्थान का पहला मनसबदार होगा भगवंत दास। भगवंत दास या भगवान दास कौन था बेटा, राजस्थान का जो पहला मनसबदार था वो भगवान दास या भगवंत दास था। और जो आपके भारमल था उसने लवाण में, लवाण कहां पर पड़ता है, दौसा, दौसा में एक लवाण कस्बा की स्थापना की थी। किसने, जो भारमल या बिहारी मल था उसने लवाण कस्बे की स्थापना की थी। कहां पर, दौसा में। और आमेर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। आमेर में किसका, जामा मस्जिद का निर्माण आमेर में करवाया था। ये था बेटा आपके भारमल। अब हम बात करते हैं कुछ, इसके बाद में जो शासक बना वो बना था भगवंत दास। कौन बना था,